नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 9, 10th एवं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। और अगर आप 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य से। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 रंग मूल रंग है, ये है यानी कि 3 रंग जो है कि मूल है यानी कि प्राथमिक रंग है। तो ये है नीला, हरा और लाल, ये प्राथमिक रंग है और मूल्य रंग जिसे कहते हैं। तो 3 मूल रंग हो गया आपका, कौन कौन? नीला, हरा और लाल। प्राथमिक रंग भी कहा जाता है या मूल्य रंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। ऑप्शन नंबर डी सही है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है लाल। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है लाल और सबसे कम वाला होता है बैंगनी। अगला प्रश्न देखिए, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। परिणामी यानी कि उसका परिणाम क्या होगा? जब लाल, हरा और नीला रंग को समान अनुपात में मिला देंगे तो वह सफेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, सफेद। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस। आइरिस का क्या काम है? आइरिस आंख में पाया जाता है, तो आइरिस का क्या काम है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो आंख में जो प्रकाश पड़ता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। ऑप्शन नंबर ए सही है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे कौन सा चश्मा लगाया जाता है? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे किया जाता है? कौन से लेंस से? अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी सही है। और दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूरदृष्टि निवारण यानी कि जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहेगा? दूरदृष्टि में उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी सही है। दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। ऑप्शन नंबर डी सही है। घरों में लगे टीवी, पंखा, बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है किसका? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ओम का नियम है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर।
कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है जूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। ऑप्शन नंबर ए सही है, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है कि अंतरिक्ष में एक खगोलीय पिंड से दूसरे खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, एम्पियर मात्रक किसका है? विद्युत धारा का। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है ये किसका है? दूरी का है। और वो क्या सभी क्या है? समय का मात्रक है। पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई है किसका? दूरी का। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि मिला हुआ नहीं है? देखिए तो ढूंढते हैं। ध्वनि की प्रबलता का इकाई है, ये सही है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील, समुद्री मील दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत है, क्योंकि सेल्सियस किसको मापता है? ताप को। सेल्सियस जो है कि ये ताप का एसआई मात्रक है, लेकिन यहाँ दे दिया है ऊष्मा, तो इसका मतलब ये गलत है और यही सही है। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है लुमेन किसका मात्रक है? तो ज्योतिष फ्लक्स का, ज्योतिष फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी सही है। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई किसका? दाब का। ऑप्शन नंबर बी सही है। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला मात्रक है ज्योतिष तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी सही है। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि दो समांतर समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी कि जो हम लोग दर्पण का आईना का प्रयोग करते मुख देखते हैं, समतल दर्पण के बीच में वस्तु रखा जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? इसका उदाहरण है जब आप सैलून में जाते हैं तो वहां पर दोनों तरफ शीशा लगा रहता है और आप जब अपना चेहरा देखते हैं तो पीछे बहुत सारा इमेज बना होता है, यानी कि प्रतिबिंब, तो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। दो समतल दर्पणों के बीच में रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है, बहुत सारा बनता है, गिन नहीं पाइएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है, तो पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है अवतल लेंस में। ऑप्शन नंबर डी सही है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर कितना है? +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी 50 सेमी। याद रखिएगा जब किसी भी ऐनक यानी कि ऐनक का डायोप्टर कितना होना चाहिए? 2 प्लस 2 डायोप्टर होगा तो उसका दूरी कितना होगा? फोकस दूरी 50 सेमी। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चूहा का। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही है। रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चालनी नालिकाएं पाई जाती है,
फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर सी सही है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है यानी कि लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन, ऑप्शन नंबर ए सही है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो धारा, विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल, ऑप्शन नंबर बी सही है। आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश का मात्रक है कूलॉम, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलॉम, 1 जूल बटे कूलॉम। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय, ऑप्शन नंबर ए सही है, उष्मीय पर कार्य करता है। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? तो अर्ग, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये एक दूसरे से अलग है, यानी कि तीनों एक समान है और ये अलग है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? यूनिट। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विद्युतमय तार में, विद्युतमय तार में लगाया जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम यानी Na की परमाणु संख्या है 11, ऑप्शन नंबर ए सही है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी सही है। इन चारों में से यूरेनियम सबसे भारी धातु है। सोने की परमाणु संख्या है, सोना यानी Au की परमाणु संख्या है 79, ऑप्शन नंबर सी सही है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19, ऑप्शन नंबर सी सही है, 19। प्रश्न है, जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है लिखें। तो उत्तर में लिखिएगा जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर इस प्रकार है। लिखने के बाद आप लिखिएगा एक तरफ जनरेटर और एक तरफ लिखिएगा ट्रांसफार्मर। तो जनरेटर में लिखिएगा यह विद्युत उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर में 1 नंबर देकर के लिखिएगा ट्रांसफार्मर विद्युत की वोल्टता को परिवर्तित करता है या बदलता है। फिर जनरेटर में 2 नंबर देकर के लिखिएगा यह घूमने वाली मशीन है। ट्रांसफार्मर में लिखिएगा यह स्थिर मशीन है। 3 नंबर देकर के जनरेटर में लिखिएगा यह एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। फिर ट्रांसफार्मर में 3 नंबर देकर के लिखिएगा ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा परिवर्तित करता है। फिर 4 नंबर देकर के लिखिएगा जनरेटर में इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है। फिर ट्रांसफार्मर में लिखिएगा 4 नंबर देकर के इसे किसी के द्वारा घुमाया नहीं जा सकता है।
उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। तो उत्तर में लिखिएगा उत्पादक और उपभोक्ता में निम्न अंतर है। इस तरह से लिखने के बाद एक तरफ लिखिएगा आप उत्पादक और एक तरफ लिखिएगा उपभोक्ता। तो उत्पादक में 1 नंबर दे करके लिखिएगा ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता में 1 नंबर दे करके लिखिएगा ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। 2 नंबर दे करके लिखिएगा उत्पादक में हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता में 2 नंबर दे करके लिखिएगा सारे जीव जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। क्लास 10th विज्ञान में 2 नंबर से पूछे जाने वाला प्रश्न है फाइनल परीक्षा के लिए अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। तो आप उत्तर में लिखिएगा खनिज तथा अयस्क में अंतर। इस तरह से लिखने के बाद आप एक तरफ लिखिएगा खनिज और एक तरफ लिखिएगा अयस्क। तो खनिज में 1 नंबर दे करके लिखिएगा इन प्राकृतिक पदार्थ को जिसमें धातुएं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। और अयस्क में 1 नंबर देकर के लिखिएगा जिन खनिजों में से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त की जाती हैं उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। खनिज में 2 नंबर देकर के लिखिएगा कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि अन्य खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। फिर अयस्क में 2 नंबर देकर के लिखिएगा सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। फिर खनिज में 3 नंबर देकर के लिखिएगा कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियां होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। फिर 3 नंबर देकर के लिखिएगा अयस्क में अयस्कों में कोई भी आपत्तिजनक अशुद्धियां नहीं होती है। अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। तो आप उत्तर में लिखिएगा खनिज तथा अयस्क में अंतर। इस तरह से लिखने के बाद आप एक तरफ लिखिएगा खनिज और एक तरफ लिखिएगा अयस्क। तो खनिज में 1 नंबर देकर के लिखिएगा इन प्राकृतिक पदार्थ को जिसमें धातुएं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। और अयस्क में 1 नंबर देकर के लिखिएगा जिन खनिजों में से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त की जाती है उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। खनिज में 2 नंबर देकर के लिखिएगा कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि अन्य खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। फिर अयस्क में 2 नंबर देकर के लिखिएगा सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। फिर खनिज में 3 नंबर देकर के लिखिएगा कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियां होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। फिर 3 नंबर देकर के लिखिएगा अयस्क में अयस्कों में कोई भी आपत्तिजनक अशुद्धियां नहीं होती है। प्रश्न है जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है लिखे। तो उत्तर में लिखिएगा जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर इस प्रकार है। लिखने के बाद आप लिखिएगा एक तरफ जनरेटर और एक तरफ लिखिएगा ट्रांसफार्मर। तो जनरेटर में लिखिएगा यह विद्युत उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर में 1 नंबर देकर के लिखिएगा ट्रांसफार्मर विद्युत की वोल्टता को परिवर्तित करता है या बदलता है। फिर जनरेटर में 2 नंबर देकर के लिखिएगा यह घूमने वाली मशीन है। ट्रांसफार्मर में लिखिएगा यह स्थिर मशीन है। 3 नंबर देकर के जनरेटर में लिखिएगा यह एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। फिर ट्रांसफार्मर में 3 नंबर देकर के लिखिएगा ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा परिवर्तित करता है। फिर 4 नंबर देकर के लिखिएगा जनरेटर में इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है। फिर
फिर ट्रांसफार्मर में लिखिएगा 4 नंबर दे करके, इसे किसी के द्वारा घुमाया नहीं जा सकता है। प्रश्न है उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए, तो उत्तर में लिखिएगा उत्पादक और उपभोक्ता में निम्न अंतर है। इस तरह से लिखने के बाद एक तरफ लिखिएगा आप उत्पादक और एक तरफ लिखिएगा उपभोक्ता। तो उत्पादक में 1 नंबर दे करके लिखिएगा ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता में 1 नंबर दे करके लिखिएगा ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। 2 नंबर दे करके लिखिएगा उत्पादक में हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, और उपभोक्ता में 2 नंबर दे करके लिखिएगा सारे जीव जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। धमनी और शिरा में अंतर लिखिए, तो आप उत्तर में एक तरफ लिखिएगा धमनी और एक तरफ लिखिएगा शिरा। तो धमनी में 1 नंबर दे करके लिखिएगा इसकी दीवारें मोटी, लचीला तथा कपाट रहित होती है, और शिरा में 1 नंबर दे करके लिखिएगा इसकी दीवारें पतली होती है। और फिर धमनी में 2 नंबर देकर के लिखिएगा इसकी गुहा पतली होती है, और शिरा में 2 नंबर देकर के लिखिएगा इसकी गुहा मोटी होती है। फिर धमनी में 3 नंबर देकर के लिखिएगा इनके रुधिर अत्यधिक दाब एवं गति के साथ प्रवाहित होता है। और फिर शिरा में लिखिएगा 3 नंबर देकर के इनके रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होता है। प्रश्न है उत्तल लेंस एवं अपतल लेंस में स्पष्ट अंतर करें। उत्तल लेंस एवं अपतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, तो उत्तर में लिखिएगा उत्तल लेंस एवं अपतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। लिखने के बाद एक तरफ लिखिएगा आप उत्तल लेंस और एक तरफ लिखिएगा अपतल लेंस। तो उत्तल लेंस में 1 नंबर देकर के लिखिएगा इसकी क्षमता धनात्मक होती है। अपतल लेंस में लिखिएगा इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। फिर उत्तल लेंस में 2 नंबर देकर के लिखिएगा इसके द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। अपतल लेंस में 2 नंबर देकर के लिखिएगा इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर उत्तल लेंस में लिखिएगा 3 नंबर देकर के इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर अपतल लेंस में 3 नंबर देकर के लिखिएगा इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है।